जनरल क्लॉसेस एक्ट, इसमें क्या है कि एफिडेविट, एफिडेविट क्या होता है, दो वर्ड से बना हुआ है, रिटेन अफर्मेशन, डिक्लेरेशन, दो चीज़, रिटेन अफर्मेशन और डिक्लेरेशन। और एक और लाइन इसमें लिखना, इट इज़ डन इंस्टीड ऑफ स्वेरिंग, ये इंस्टीड ऑफ स्वेरिंग वी गिव रिटेन अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। एक होता है डोमिनियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन लेजिस्लेचर का मतलब होता है जो 14 अगस्त 1947 से लेके 26 जनवरी 1950 तक, जो बीच का जो टाइम है ना, 14 अगस्त से पहले वाला दूसरा लेजिस्लेचर था, वो तुम्हारा पुरनका लेजिस्लेचर था, ठीक है। और 1950 के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर आ गया, ठीक है। तो ये जो बीच का टाइम उसको कहते हैं डोमिनियन लेजिस्लेचर, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन फाइनेंशियल ईयर का। कंपनीज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर कुछ और है और जीसी एक्ट में फाइनेंशियल ईयर कुछ और है। कंपनीज एक्ट का फाइनेंशियल ईयर क्या बोलता है कि दैट एंड्स ऑन 31 मार्च इफ द कंपनी इज स्टार्टेड ऑन और बिफोर 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से पहले अगर स्टार्ट हुआ है या 31 दिसंबर को स्टार्ट हुआ है तो अगला साल वही, मतलब वही वाला का 31 मार्च को फाइनेंशियल खत्म हो जाएगा। लेकिन इफ अ कंपनी हैज स्टार्टेड ऑन 1 जनवरी या फिर 1 जनवरी के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर अगले साल के 31 मार्च को खत्म होगा, ठीक है। वहीं जीसी एक्ट क्या बोलता है, जीसी एक्ट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर इज अ ईयर दैट स्टार्ट्स ऑन 1 अप्रैल। वो बोलता है एंड्स के बारे में कि एंड होता है, कंपनी एक्ट बोलता है एंड ऑन 31 मार्च और जीसी एक्ट बोलता है स्टार्ट ऑन 1 अप्रैल, ठीक है। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो एक लाइन इसमें लिखाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर तुमको बता दिए, कैलेंडर ईयर वो होता है जो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, ठीक है। अब आता है कि गुड फेथ, गुड फेथ का क्वेश्चन आएगा कि कुछ हुआ है तो उसमें बोला जाएगा क्या वो गुड फेथ में था या नहीं। तो गुड फेथ तभी माना जाएगा जब कोई एक्ट किया है इन क्या बोलते हैं, आफ्टर ड्यू केयर एंड अटेंशन, ड्यू केयर और ड्यू अटेंशन दिया है, जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी काम करता है। अगर वो नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी 4 वर्ड से बना हुआ डेफिनेशन है। पहला, it includes land, benefits arising out of land, attached to land, anything attached to a thing that is fastened to that thing। मतलब कि अगर बिल्डिंग जमीन पे है तो बिल्डिंग के ऊपर अगर टावर है तो टावर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कोई भी राइट जो इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रहा है उसको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है। एग्जाम्पल कि राइट टू कैच अ फिश, जो पानी है, समुद्र है, समुद्र तो एक जगह रखा हुआ है ना भाई, वो तो इधर घूम नहीं रहा है, तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन जो सॉरी वो मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इधर उधर चलता रहता है, जमीन के साथ चिपका हुआ तो नहीं है ना, वो तो इधर उधर, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो उसका जो मछली है उसको जो पकड़ने का जो राइट हुआ वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी से आ रहा है। एक आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या हुआ कि जैसे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है, सॉरी उल्टा करो, गलती बोल दी हम। जो पानी है वो अटैच होता है ज़मीन से, ये इसलिए राइट टू कैच अ फिश मूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन वहीं पे जो टिम्बर है जो हमको कंफ्यूज करता है, जो टिम्बर है ना, टिम्बर क्या कहा जाता है, लकड़ी के गट्ठर को, ठीक है। टिम्बर तो उसको काट दिया गया है तो वो तो अब चिपका हुआ नहीं है ना ज़मीन से, तो बस लकड़ी के गट्ठर को जो काट दिया गया है तो वो मूवेबल, ये क्या बोलते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी का राइट है। तो टिम्बर इमूवेबल नहीं है, वो मूवेबल कहा जाएगा, ठीक है। अब हाँ, एक कोई एमसीक्यू आएगा अगर, तो उसमें एक चीज़ का शॉर्टकट याद रखना, 3 जनवरी प्लस 11 जनवरी 3 जनवरी प्लस 11 मार्च इज इक्वल टू 14 जनवरी। 3 जनवरी 11 मार्च 14 जनवरी, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगा, कोई भी एक्ट का डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या लिया जाता है, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ही पॉइंट है, पहला पॉइंट है कि जिस दिन प्रेसिडेंट उस पर साइन किया है, या फिर अगर गवर्नर जनरल साइन करेगा, अगर पोस्ट अति रहेगा प्री इनकॉर्पोरेशन, प्री 1947, तो गवर्नर जनरल करेगा, या फिर ऑफिशियल गजेट में जिस दिन निकाला गया वो डेट, या फिर गिवन कोई एक्ट में ही अगर लिखा हुआ है कि इस दिन हम लोग कमेंस करेंगे तो वो एक्ट, या फिर वही गवर्नर जनरल बात हो गया। रिपील अगर होता है कोई चीज़, एक्ट अगर कोई रिपील हो रहा है तो उसका इफेक्ट ये होता है कि प्रीवियस ऑपरेशन जो पहले हो चुका था उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
मतलब जैसे कि अगर हम किसी को जेल भेजे हुए तो ये नहीं कि अब वो एक्ट खत्म हो गया 1956 वाला तो वो जेल से बाहर आ जाएगा, नहीं। अगर किसी को राइट मिला हुआ था कि हमको 1956 कंपनीज एक्ट 1956 की वजह से हमको राइट मिला था कि हम 10 लाख रुपया क्लेम करेंगे क्रेडिटर से, तो 10 लाख रुपया हम क्लेम करेंगे 2000 कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद भी। और अगर कोई आदमी पेनलाइज था कि 10 लाख रुपया देना था पिनल में 1956 के हिसाब से, और 2013 के आने के बाद भी उसको पेनल देना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 चीज़, नो इफेक्ट ऑन पेनाल्टी, नो इफेक्ट ऑन राइट, नो इफेक्ट ऑन एनी प्रीवियस फंक्शन ऑर्डर ऑपरेशन, ठीक है। रिपील और डिलीशन के बीच का डिफरेंस क्या है? रिपील का मतलब होता है कंप्लीट ऑब्लिटरेशन, वर्ड लिखा हुआ है बुक में। ऑब्लिटरेशन मतलब डिलीट, एकदम वो ऐसा है कि इट नेवर एग्जिस्टेड। ये रिपील का मतलब इट नेवर एग्जिस्टेड, लेकिन डिलीशन का मतलब होता है कि अभी डिलीटेड है, इट वाज इन एग्जिस्टेंस। रिपील का हुआ कि इट वाज नेवर इन एग्जिस्टेंस, लेकिन डिलीट में था कि यस इट वाज इन एग्जिस्टेंस बट इट इज नाउ डिलीटेड, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब पॉइंट आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रिवाइवल ऑफ रिपील्ड एक्ट। रिवाइव किया गया है रिपील्ड एक्ट को। क्या हुआ कि हम लोग 1956 चल रहा था एक्ट, कंपनीज एक्ट, उसी टाइम इनकम टैक्स 1961 आया था। तो इनकम टैक्स 1961 में 105 JB में क्या किया था, कंप्यूटेशन ऑफ तुम्हारा पार्टनर का इनकम। तो हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर इनकम। तो क्या किया था कि बोला था इनकम टैक्स 61 की जैसे कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं बुक प्रॉफिट ना, हाँ। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोला कि जो 1956 के हिसाब से जैसे बुक प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है उसी तरीके से आप बुक प्रॉफिट कंप्यूट करिएगा जब पार्टनर का रेम्यूनरेशन दे रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब 1956 हट गया, उसको रिपील कर दिया गया, 2013 इनैक्टमेंट कर दिया गया, तब अब इनकम टैक्स एक्ट में जब तुम कंप्यूट करोगे बुक प्रॉफिट तो कौन सा करना पड़ेगा, तो 1956 जो रिपील्ड हुआ था ना उसको रिवाइव किया जाएगा और उसी में जो मेथड दिया हुआ था उस तरीके से उसको किया जाएगा, ठीक है। अब आता है हम लोग डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैच्योरिटी डेट वाला। अगर कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट में हम लोग जिस दिन इशू, जैसे कि दोनों दिन हम लोग इंक्लूड करेंगे, बहुत इंक्लूसिव है। 10 जनवरी को हम लोग क्या किए थे कि डिविडेंड डिक्लेयर किए थे, तो अगला 30 दिन के अंदर उसको मिल जाना चाहिए। तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से 10 जनवरी और प्लस 30 डेज दोनों डेट मिला के 29 अक्टूबर बनता है। 29 अक्टूबर को पेमेंट हो जाना चाहिए। लेकिन वही GC एक्ट क्या बोलता है कि जिस दिन डिक्लेयर हुआ था उस दिन उसको इंक्लूड नहीं करना है। डेट ऑफ डिक्लेरेशन जो फर्स्ट डे है उसको इंक्लूड नहीं करके उसको एक्सक्लूड कर दो और तब जाके अति करो। इन नोट्स में लिखा हुआ आगे अटैच है, आगे जाके 30 अक्टूबर का, ठीक है। अब सुनो, पावर टू अपॉइंट इज ऑल्सो पावर टू सस्पेंड, पावर टू इशू। अगर कोई एक्ट इशू कर रहे हैं, MCA को कोई एक्ट पावर दिया कि तुम एक्ट इशू करो, तो उसको रिपील करने का भी पावर या फिर अमेंड करने का पावर MCA के पास ही है, ठीक है। कोई भी अगर तुमको रूल एक्ट या फिर कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले उसमें 4 चीज़ करना पड़ता है। पहला चीज़ कि तुमको ड्राफ्ट लिख के देना, ड्राफ्ट बना के देना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट देना पड़ेगा, उससे जो भी रिक्वायर्ड आदमी है वो सब देखेगा उसको। दूसरा, इशू करना पड़ेगा, वही जो हम लोग एडवर्टीजमेंट इशू करेंगे तो उसको प्रिस्क्राइब मैनर में करना होगा। तीसरा, अगर कोई कंपिटेंट अथॉरिटी से हमको अप्रूवल लेना था उससे अप्रूवल लेंगे। और चौथा, ये सब बात है वो हम लोग जो डेट ऑफ कमेंसमेंट हमको लिखना पड़ेगा कि जो ड्राफ्ट लिखेंगे उसमें लिखना पड़ेगा कि कौन सा दिन से स्टार्ट होने वाला है। पहला ड्राफ्ट देंगे, ड्राफ्ट में क्या देंगे हम लोग कि डेट क्या है, तीसरा सारा प्रोसीजर को फॉलो करके, और चौथा अप्रूवल ले लेंगे। ये सब हो जाएगा तो पाँचवा हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे और एक्ट कमेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ को अगर हम लोग कमेंट्स कर दिए तो लोग पूछेगा कि भाई हम कैसे मान लें कि तुम सही तरीके से किए हो इसको कमेंट्स। उसके लिए अगर ऑफिशियल गजेट में अगर पब्लिश किया हुआ है तो वो एक कंक्लूसिव एविडेंस है, सीधा वर्ड है कंक्लूसिव एविडेंस कि ये स्टार्ट हुआ। अच्छा, एकदम सही प्रोसीजर से हम लोग अति किए थे। अगर कोई एक्ट को हम लोगों को कमेंट्स करना है कुछ दिन के बाद, जैसे 20 अप्रैल को स्टार्ट करना है GST एक्ट, और उसके लिए लोगों को अपॉइंट हम लोग कर दिए 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से वो लोग रूल बनाना शुरू करेगा। तो कैसे से वो रूल एप्लीकेबल होगा, 20 अगस्त होगा ना, कमेंट अति स्टार्ट होगा, कमेंट्स होगा एक्ट। लास्ट का 2 सेक्शन जो इंपॉर्टेंट हो सकता है लिखने के लिए कि सेक्शन 23 क्या बोलता है कि एक आदमी को तुम एक ही एक्ट के तहत पनिश कर सकते हो। एक आदमी तुमको CBC में IBC में लाइबल है, 2013 में लाइबल है, इनकम टैक्स एक्ट में लाइबल है, तो कोई में से सिर्फ एक को में तुम दे सकते हो, पेनलाइज कर सकते हो, ठीक है। एक होता है सेक्शन 27, वो क्या है, वो बताता है मेथड ऑफ सर्विंग द नोटिस, नोटिस को सर्व कैसे करना है। नोटिस को सर्व करने के लिए 3 चीज़ तुमको देखना पड़ेगा। पहला, उसको प्रॉपरली एड्रेस करना पड़ेगा, सही एड्रेस दो। प्री पेमेंट ऑफ सर्विस चार्ज, जो भी पेमेंट उसको पहले से दे दो। और तीसरा, रजिस्टर्ड पोस्ट ही भेजोगे तब जाके उसको माना जाएगा। 3 चीज़, सबसे पहले प्रॉपर्ली एड्रेस, प्रीपेड और
उसके बाद रजिस्टर्ड पोस्ट से उसको भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर बोला गया कि RPAD से भेजो और तुम RP से भेज दिया तो उसको माना नहीं जाएगा। लेकिन तो अगर तुम RPAD से भेजा है लेकिन सामने वाला क्या किया कि पहुंच गया था उसके पास लेकिन वो रिटर्न कर दिया, तो मान लिया जाए कि हाँ तुम सही भेजा था। ख़त्म, पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म है। आपको अगर देखने का मन है तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं तो दिमाग लगाने का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और क्या कहते हैं, पेपर अटैच